अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अगेती धान की कटाई, गहाई और सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। रबी मौसम में कैसे लें सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन। अगेती धान की फसल इस समय अपनी परिपक्व अवस्था में है और कहीं कहीं तो इसकी कटाई का काम भी शुरू हो गया है। तो किसान भाइयों, धान की कटाई करने से पहले और बाद में आप कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अपनाएं जिससे कि धान की गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में इसका अच्छा भाव मिले। इसकी जानकारी के लिए मिलते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ एस.ए. रब्बानी से। जैसा कि अभी खरीफ का मौसम, आप लोग जो धान लगाए हैं, जो अर्लियर लगा दिए होंगे, तो अब लगभग परिपक्वता के स्टेज में होगा। और अक्सर देखा जाता है कि इस स्टेज में अगर थोड़ा किसान भाई सावधानी नहीं बरतते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो काफ़ी मात्रा में जो है आपका जो है ईल्ड पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिसका आप परिपक्वता हो गया है, उसको सबसे पहले आप देखें खेत में कि उसका दाना अगर आप तोड़ के मुंह में डालें, अगर कट से आवाज़ आती है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि अब हमारा काटने का समय इसका हो गया है। दूसरा है कि उसका स्पाइकलेट्स और पेडिकल्स जो होता है वो बिल्कुल उसका जो स्ट्रॉ होता है उस कलर का हो जाता है, तो ये भी समझा जाता है कि हमारा जो है धान परिपक्व हो गया और इसका अब कटाई होनी चाहिए। इसके पहले हम लोग कुछ सावधानी देखते हैं कि काटने से पहले 10 से 15 दिन जो है उस खेत में पानी जो है निकाल देना चाहिए ताकि काटने में असुविधा नहीं हो। और उसके बाद अगर हम लोग टाइमली, अगर इस तरह का मैच्योरिटी हो जाता है, अगर टाइमली हम लोग उसका नहीं काटते हैं तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। जैसे कि खेत में बहुत सारे चूहे का प्रकोप हो जाता है उस समय, और जिससे उसका नुकसान होता है। दूसरा है कि बर्ड्स, चिड़िया वगैरह जो है उसको भी नुकसान करती है। तीसरा, ज़्यादा परिपक्वता होने के बाद उससे दाना झड़ने लगता है, उससे भी लॉस होता है, और कुछ कीड़े मकोड़े का भी प्रकोप हो जाता है। तो किसान भाई, आप जहां परिपक्वता का आप जांच कर लें, उसमें कम से कम जो है 20% नमी होनी चाहिए, तो आप उसका कटाई जो है समय पे कर लें। उसके लिए अक्सर जो है हमारे माने जो प्रचलन है उसमें मैनुअल हंसुआ जो होता है उससे काटा जाता है। अगर बड़ा प्लॉट है तो उसमें आप जो है मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं। और काटने के बाद एक विशेष और ध्यान देना है कि काटने के बाद आप जो है फसल को वही खेत में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए ताकि उसका नमी जो है वो उसमें से उड़े और वो सूखे। उसके बाद ही उसको खेत से बंडल बनाकर फिर जो है अपने खलियान में लाएं और उस पे आप थ्रेसिंग करें। थ्रेसिंग का भी कई तरह का है कि अब बहुत लोग मैनुअल करते हैं, पीट के करते हैं या थ्रेसर से करते हैं, तो आपकी जो सुविधा उपलब्ध हो उससे करें। दूसरी विधि है तख्ते पर पीटकर बालियों से दानों को मड़ाई करते हैं। तीसरी विधि है ट्रैक्टर चलाकर अथवा पैडी थ्रेसर के द्वारा दाने को पुआल से अलग कर लेते हैं। इसके बाद दानों की सफाई विनोवर या तेज हवा में ओसाई करके किया जाता है ताकि दानों से अवशेषों को पूर्ण रूप से अलग कर सकें, और सफाई उपरांत धूप में अच्छी प्रकार से फैलाकर सुखाते हैं।
यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि भंडारण योग्य दानों में 10 से 12% नमी रह जाए, अन्यथा इसमें कीड़े मकोड़ों के आक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। भंडारण करने के लिए भी अक्सर देखा जाता है कि लोग जो बोरा जो में जिसे गन्नी बैग करते हैं उसमें भरते हैं तो उसको स्टेरलाइज नहीं करते हैं। तो उसको लिए भी उसको या तो जनरल है कि उसको अच्छा बैग हो, फटावा नहीं हो, और उसको धूप में जो है उसको सुखाएं और किसी भी इंसेक्टिसाइड से उसको जो है आप स्टेरलाइज कर लें, ताकि उसमें जो है स्टोर करने में कोई कीड़े मकोड़े का प्रकोप नहीं हो। इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे तो आपका उपज भी अच्छा होगा, ईल्ड अच्छा मिलेगा। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। रबी मौसम में कैसे लें सब्जी वर्गीय फसलों से अच्छा उत्पादन? ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। रबी मौसम में किसान भाई बहुत सी सब्जियों की खेती करते हैं, लेकिन इनसे अच्छा उत्पादन नहीं ले पाते हैं और इसका मुख्य कारण है सब्जियों की खेती में वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में ना लाना। तो किसान भाइयों, आप इस मौसम में सब्जियों की कौन कौन सी किस्मों का चयन कर इनकी खेती कैसे करें जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले, आइए जानते हैं जिला पटना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय पांडे से। रबी का मौसम शुरू होने जा रहा है और रबी मौसम में जो सब्जियां उगाई जाती हैं उसकी अगर वैज्ञानिक ढंग से सब्जियों को उगावें और सस्य क्रियाओं के सारे प्रोसेस को फॉलो करें। अब प्रश्न उठता है कि रबी में कौन कौन सब्जियां लगती हैं। तो रबी मौसम में मुख्यतः प्याज, फूल गोभी, बंदा गोभी, गाजर, सलगम, शिमला मिर्च, ये सब प्रमुखतः सब्जियां लगती हैं। तो इसमें सारे सस्य क्रियाओं को फॉलो करना है। तो सभी सब्जियों में कुछ चीज़ें बिल्कुल खास हैं, जैसे कि जो भी सब्जी आप लगा रहे हैं रबी मौसम में उनके प्रभेदों की जानकारी, उन्नत प्रभेदों की जानकारी। उसमें कोई ओपन पॉलिनेटेड पसंद करेंगे, कोई हाइब्रिड यानी कि संकर वेराइटी। तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मैं वेराइटी लूँ, प्रभेद लूँ, जिससे कि हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। उसके बाद आप वेराइटी जब दूसरा मिल लाएंगे फूलगोभी, तो फूलगोभी में स्नोबॉल जो है उसका समय अभी है, स्नोबॉल करके लास्ट में है, वो वेराइटी बहुत उपयुक्त होता है। संकर वेराइटी भी है। बंधा गोभी में आपको गोल्डन एकर है, प्राइड ऑफ इंडिया है, ये सब अच्छी वेराइटी हैं, ये सब लगा सकते हैं। प्याज में नासिक रेड, पूना रेड, उसके बाद पटना रेड, एग्री फाउंड डार्क रेड, एग्री फाउंड लाइट रेड, ये सब उन्नत प्रभेद हैं जिनको लगा करके आप अच्छा से अच्छा फसल ले सकते हैं। उसके बाद आप पहले तो खेत की तैयारी करेंगे, जुताई करके मिट्टी को हल्का और बारीक कर लेंगे, 2-3 बार हल चला करके, उसके बाद उसको समतल कर देंगे। उसके बाद कुछ सब्जियों की खेती में नर्सरी करना पड़ता है बिचड़ा तैयार करने के लिए, जैसे कि प्याज, फूल गोभी, बंधा गोभी, शिमला मिर्च। तो ये सब का बिचड़ा तैयार करने के लिए पहले नर्सरी तैयार करना होगा। नर्सरी के भूमि को अच्छा से उसको उपचारित कर देना होगा, भूमि को उपचारित, सो दैट कि वो बीमारी, रोग, कीट वगैरह से मुक्त रहे। उसके बाद बीज दर आपको पता होना चाहिए। जैसे बंधा गोभी, फूल गोभी में 500 से 700 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर है, प्याज में 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर है। इसी तरह और भी जो सब्जी है, जैसे बंधा गोभी है, फूल गोभी है, सबों का बीज का उपचार जरूर करें। उसके बाद आता है दूरी, पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी हो, बीज से बीज दूरी कितनी हो। फूल गोभी और बंधा गोभी में 45 गुने 45 सेंटीमीटर की दूरी उपयुक्त मानी जाती है। उसके बाद ये जो है प्याज के लिए 15 गुने 10 सेंटीमीटर का दूरी सफिशिएंट माना जाता है। अब है कि हम क्या खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें। तो देखिए, खेत की तैयारी के समय ही आप जितना हो सके उपलब्ध मैक्सिमम कंपोस्ट का यूज करें। वैसे तो 15 टन 20 टन प्रति हेक्टेयर रिकमेंड किया जाता है, लेकिन उतना उपलब्ध नहीं हो, फिर भी जितना है तो उसको जरूर। इसके अलावा जो आपको रासायनिक खाद डालना है
उसके लिए अगर मिट्टी जांच का नमूना है तो उस आधार पर आप रिकमेंड करें कि कितना आपको नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास डालना है। इसके बाद आता है कि सिंचाई तो ऐसे 15 दिन के अंतराल पर हमेशा देखना चाहिए कि मिट्टी में नमी बनी रहे और हल्की सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद है कि खरपतवार का नियंत्रण। शुरुआती 30-35 दिन के लिए या तो आप रसायन का इस्तेमाल करके खरपतवार को कंट्रोल करें, रसायन के साथ साथ मैनुअली भी आपको निकोनी कोड़नी सब कर करके उसको ठीक रखना होगा खरपतवार से मुक्त, जिससे कि आपको अच्छा से अच्छा फसल मिले। इसके अलावे जो भी बीमारी लगती है, कीट लगता है, तो उसका सिम्टम देख करके आप किसी भी विशेषज्ञ से पूछ करके उस हिसाब से दवा दे, जिससे कि आपका फसल सुरक्षित हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उपज मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, बहुत जल्द होंगे हाजिर। दुधारू पशुओं के हरे चारे हेतु जई की वैज्ञानिक बुआई तकनीकी। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। जिन किसानों के खेत इस समय खाली हैं, वो अभी दुधारू पशुओं के लिए हरे चारे हेतु जई की खेती कर सकते हैं और इससे अधिक हरा चारा तभी लिया जा सकता है जबकि आप इसकी बुआई वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर करें। तो क्या है ये पहलू, जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा से। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे रबी के महत्वपूर्ण चारा फसल जई के बारे में। जई एक बहुत महत्वपूर्ण चारा फसल है और इसका महत्व पशु पोषण में विशेष रूप से इसलिए है, इससे दुग्ध उत्पादन भी बढ़ता है और पशु के ओवरऑल स्वास्थ्य के अंदर इजाफा होता है, जिससे कुल मिलाकर हमारी लागत पशुपालन के ऊपर कम होती है और मुनाफा हमें अधिक प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है। इसे कम तापमान चाहने वाली फसल माना गया है और इसकी अधिक उपज प्राप्त करने के लिए ऐसे क्षेत्र जहां तापमान कम रहता है, शुष्क वातावरण रहता है, इन क्षेत्रों के अंदर इसकी अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। खेत की तैयारी का जहां तक प्रश्न है, तो किसान भाइयों 2 से 3 हैरो चलाकर खेत को अच्छी तरह तैयार कर लें। तत्पश्चात खेत का समतलीकरण कर लें। लगभग 100 से 120 किलो बीज जई का प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर सकते हैं। बीज को प्रारंभिक रोगों से बचाने के लिए आवश्यक रूप से हम फफूंदीनाशी दवाओं से इसका उपचार करें, ये बहुत लाभदायक रहता है। इसके लिए लगभग 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और 2 ग्राम थायरम नामक दवा प्रति किलो बीज की दर से सूखे पाउडर मिलाकर बीज में उपचारित करके तत्पश्चात बुआई की जानी चाहिए। यदि हमारे क्षेत्र में दीमक की समस्या ज़्यादा है तो भूमि की तैयारी करते समय ही हमें 25 किलो क्यूनाल फास प्रति हेक्टेयर की दर से खेत के अंदर, भूमि के अंदर मिला देना चाहिए, जिससे हमें भूमिगत कीट विशेष रूप से दीमक के प्रभावी नियंत्रण के अंदर काफ़ी सफलता मिलती है। किसान भाइयों, जैसा मैंने आपको बताया कि लगभग 100 से 120 किलो बीज बुआई हेतु पर्याप्त है और उन्नत किस्म का हम चुनाव करके उचित मात्रा में बीज डालकर इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसके पोषण में विशेष ध्यान ये रखना है, चूंकि हम इस फसल को चारे के लिए उगा रहे हैं, तो जिन फसलों को हम चारे के लिए उगाते हैं उसमें विशेष रूप से नत्रजन उर्वरक के प्रबंधन का विशेष महत्व रहता है। इसकी आवश्यकता लगभग 70 से 80 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर, 40 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर और जिन क्षेत्रों में पोटाश की कमी है उन क्षेत्रों में 20 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर तक इसके लिए डाला जाना चाहिए, दिया जाना चाहिए। और जो नत्रजन की मात्रा हमें देनी है उसमें आधी नत्रजन बुआई के समय, पूरा फास्फोरस और पूरा पोटाश बुआई के समय उड़कर दिया जाना लाभदायक रहता है। तो इस प्रकार लगभग 40 किलो फास्फोरस की पूर्ति के लिए 80 से 85 किलो डीएपी और जो इसके लिए 80 किलो नत्रजन चाहिए उसमें से 50% की पूर्ति के लिए लगभग
50 से 55 किलो यूरिया बुआई के समय दिया जाना लाभदायक रहता है। शेष जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा को हम 2 टुकड़ों में देते हैं। इसके लिए जो प्रचलित किस्में हैं उसमें कैंट किस्म, हालांकि काफ़ी पुरानी किस्म है लेकिन चारा उत्पादन देने में, अच्छा उत्पादन देने में सक्षम है। यदि हम इस किस्म को केवल चारे के रूप में काम में लेना चाहते हैं तो लगभग 500 से 550 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक हमें हरा चारा प्राप्त होता है। यदि हम इससे एक कटाई लेने के बाद बीज के लिए रखना चाहें तो लगभग 250 क्विंटल हरा चारा और 30 से 35 क्विंटल दाना प्रति हेक्टेयर की दर से हमें इस किस्म से प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों OS6, OS7, OL9 ये किस्में भी प्रचलन में हैं और ये सभी किस्में उत्पादन के लिहाज से बहुत अच्छी किस्में हैं। तो कैंट के अलावा यदि आपको ये किस्में उपलब्ध हैं तो इनका बीज भी आप बुआई के लिए काम में ले सकते हैं। इसकी बुआई का उपयुक्त समय अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से नवंबर के दूसरे सप्ताह तक उचित रहता है। तो इस समय ये बुआई का बिल्कुल उचित समय है, हम इस समय जई की बुआई कर सकते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन की 1/4 मात्रा अर्थात 20 किलो नाइट्रोजन, इसके लिए 45 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से छिटक कर इसमें सिंचाई कर दें। उसके बाद तत्पश्चात जब हम दूसरा पानी इसमें लगा रहे हैं उस समय शेष मात्रा नाइट्रोजन की दे दें। नाइट्रोजन को आप 2-3 तरीके से दे सकते हैं। यदि आप दाने के लिए रखना चाहते हैं तो प्रारंभ के समय, तत्पश्चात 1/4 मात्रा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा प्रथम पानी पर और शेष मात्रा कटाई के तुरंत बाद दी जाना लाभदायक रहता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार हम पोषक तत्वों का समुचित प्रबंधन करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि ये चारे की फसल है तो इसमें सिंचाई प्रबंधन का आपको विशेष ध्यान रखना है। हमें इसके अंदर सूखा काल नहीं आने देना चाहिए। अगर सूखा काल फसल में आएगा तो निश्चित रूप से चारे की पैदावार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 55 दिन की अवस्था, 60 दिन की अवस्था पर हमें पहली कटाई लेनी है, तत्पश्चात यूरिया डालकर पुनः सिंचाई करें। इसके बाद बीज लेने के लिए इसकी बढ़वार अवस्था और दाना बनने की अवस्था पर सिंचाई का विशेष ध्यान रखते हुए हम अच्छी पैदावार जई की चारा और दाना दोनों की प्राप्त कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है और माझी, जिला रांची से सीताराम प्रजापति ने। आप बेर के वृक्षों पर लाख कीट का पालन करते हैं एवं इनके शत्रु कीटों की रोकथाम पर जानकारी चाहते हैं। तो सीताराम जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है और हम लोग जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जो बेर के पेड़ पर अभी आपने कुसमी लाख चढ़ाया है और कुसमी लाख का फसल जो है करीब 2 महीना का हो गया है, मतलब 60 दिन से ज़्यादा हो गया है। और 60 दिन से जब ज़्यादा फसल हमारा हो जाता है तो लाख हमारा एक तरह से कहा जाए तो इसमें जो नर कीट का जो निर्गमन होता है वो हमारा ख़त्म हो गया। तो नर कीट के निर्गमन के बाद बहुत सारे लाख के फसल पर शत्रु कीट का प्रकोप होता है। सफ़ेद तितली का अंडा और उसका लार्वा दिखाई देता है, काला तितली का अंडा और लार्वा दिखाई देता है, हरा तितली का अंडा और लार्वा दिखाई देता है। जो आँख से देखने योग्य है वो हरा तितली का जो अंडा है वो दिखता है और उसका लार्वा भी बाहर घूमते हुए दिखाई देता है, जिसको क्राइसोपा बोलते हैं। किसान को चाहिए कि हम लोग इस तरह से, जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं पेड़ में, कि एक बांस का लकड़ी को लेकर के, बांस के लकड़ी को लेकर के उसको फट्टी से बांध दिया गया है और उसमें 2 छेदा कर दिया गया है। छिद्र में हम लोग 2 जो है सफेद ग्लास लगा दिए हैं। उस ग्लास में जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं कि बाहर से वहाँ पर धूप जा रहा है और प्रकाश जा रहा है। उस प्रकाश के तरफ से आकर्षित होकर हमारे फसल में जो शत्रु कीट भीतर में है, जो भीतर में अपना घर बनाए हुए हैं, वो आकर्षित होकर के वयस्क के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये तितली दिख रहा है, ये सफ़ेद रंग का तितली है, भीतर भीतर खुरच के खाते रहता है और नुकसान करता है। इन्हीं सब कीड़ा से बचाने के लिए, शत्रु कीट से बचाने के लिए एक दवा का छिड़काव जरूर करना चाहिए और वो दवा है हमारा ये बम्बार्ड दवा। 30 मिलीलीटर दवा
साथ में बरसात का दिन है तो इस पर फफूंद का भी अटैक हो सकता है, और फफूंद के रोकने के लिए हम लोग फफूंद नाशक दवा जो देते हैं, बेवेस्टीन है या कवक है, ये 1 लीटर में 1 ग्राम, तो 15 लीटर का अगर हम बाल्टी है तो उसमें 15 ग्राम बेवेस्टीन और 30 मिलीलीटर बम्बार्ड दवा को बढ़िया से घोल मिला करके, और उसको हम जहाँ पर हमारा लाख का फसल है उस पर हम छिड़काव करते हैं। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते और उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्ट्रॉबेरी की उन्नत किस्में और नर्सरी तैयारी पर जानकारी। आलू के अधिक उत्पादन देने वाली किस्में व बुआई तकनीकी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क भी कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।